अ, राकेश जी, अभी जो राखी गढ़ी में जो मानव कंकाल प्राप्त हुआ है वो कौन लोग हैं? देखिए, राखी गढ़ी में जब मानव कंकाल मिला तो हमारे देश में एक जोरदार बहस छिड़ गई कि इससे प्रमाणित हो जाएगा कि ये आर्य थे। और फिर उस पर खोज करके कुछ लोगों ने घोषित कर दिया डीएनए टेस्टिंग के बाद कि इनमें आर्यों का डीएनए नहीं मिला। तो दोनों बातें खूब छप गई। जो बहस पूरी दुनिया में चलाई जाती है अंग्रेजों के ज़माने से कि आर्य थे या आर्य नहीं थे, तो वही बहस होकर रह गई। लेकिन ये बात भारत की जनता को नहीं बताई गई कि वास्तव में जो लोग मिले वो कौन लोग थे। जबकि जिन लोगों ने शोध करा था उन्होंने आजकल जो हैप्लो ग्रुप की बात चलती है डीएनए के, उसके आधार पे उन्होंने कुछ घोषित किया था और कुछ निष्कर्ष भी निकाले थे। उन निष्कर्षों पे अगर हम गौर करें तो हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। राखी गढ़ी में जो मानव कंकाल मिला उसका अध्ययन करके, डीएनए का अध्ययन करके जो निष्कर्ष प्राप्त हुआ, उस निष्कर्ष के आधार पे ईरान से आने वाले लोग, जिन्हें उन लोगों ने लिखा कि ईरानी जो किसान थे, उनका डीएनए में एक अंश पाया गया और अंडमान में पाई जाने वाली प्रजाति के लोगों का अंश पाया गया, यानी डीएनए दो मैच कर गए। देखिए, डीएनए के बारे में बहुत से ग्रुपों की चर्चा होती है। अभी जो मेजर हैप्लोग्राफिक ग्रुप हैं उनके बारे में R1A, H, L, J2, R2 इत्यादि की बात होती है, जिसमें R1A जो है वो यूरोपियन लोगों में ज़्यादातर पाया जाता है, इसलिए R1A को आर्यों का बता दिया जाता है और R1A खोजने की कोशिश भारत में की जाती है। तो चूंकि हम जानते हैं कि सिकंदर के साथ बहुत लोग ग्रीक से आए और यहीं बस गए, तो कुछ R1A यहाँ पे प्राप्त हो सकता है। लेकिन बाकी जो लोग हैं उनके बारे में उतनी चर्चा नहीं की जाती। हिंदुस्तान के अंदर यही चर्चा बार बार की जाती है। लेकिन उनमें जो ग्रुप मिला, जो ग्रुप उनमें मिले, उनमें है J2 और L। अब J2 और L के आधार पे निष्कर्ष निकाल के लोगों ने किया कि ये जो है ईरान से आने वाले लोग। और ये अब देखिए, हम अपनी शोध पे चलते हैं। जो बात हम निरंतर कहते रहे आपसे भारत के प्राग इतिहास में कि जो असुर शब्द है भारतीय वाङ्मयों में, वो असुर जो है, ईरान में असुरों का राज्य 20,000 साल पहले, ईसा से 20,000 साल पहले असुर राज्य स्थापित हुआ। और इस असुर राज्य को जब उखाड़ फेंका गया तो उसका अधिकांश एक हिस्सा भारत की तरफ आया, जिस पे स्टडी नहीं की गई, वो यहीं पे आके बस गया। और दूसरा हिस्सा जो सीरिया की तरफ चला गया, उस पे असीरिया बसा, सीरिया बना, जो मेडिटेरियंस का या ईरानी लोगों का प्रमुख केंद्र माना जाता है उन असुरों का आज भी। तो भारत में जो लोग आए वो भारत के अंदर जो भारत का प्राथमिक सभ्यताएं बनी, उसमें से एक सभ्यता का अंश उस सभ्यता का है। और इसी का हमारी वाङ्मयों के हिसाब से देव सभ्यता के साथ इसका सम्मिश्रण हुआ और जिसके आधार पे बना पहली सभ्यता हमारी, जो वैदिक सभ्यता जिसे कहते हैं, उसके आधार पे बनी, जिसमें एक गुरु वशिष्ठ है और एक गुरु विश्वामित्र है। दोनों आपस में मिले और फिर ये सभ्यता बनी। अब एक तो इस सभ्यता का, ईरानी का, उसमें अंश पाया गया। दूसरा जो अंश है, जिसे हमने कह दिया कि साहब ये अंडमान में पाया जाता है, तो ये अंडमान में जो लोग गए और अंडमान में जो पाए जाते हैं वो विंध्याचल की सभ्यता का अंश ही तो है। जब विंध्याचल की सभ्यता का कुछ सिंथेसिस, जैसे एक माना जाता है भारत में प्रजाति विज्ञान में कि यहाँ एक हबशी तत्व भी पाया जाता है, यानी अफ्रीकन लोगों का भी एक अंश पाया जाता है, लेकिन ये अफ्रीकन कबीले के रूप में कोई बचा नहीं, यानी ये पूरा विलीन होगा, यहाँ पे बचे नहीं। यानी जो भी अफ्रीकन यहाँ आए होंगे वो प्रोटो एस्ट्रोलाइट के साथ यहाँ पे सिंथेसिस होकर उन्होंने अपने अस्तित्व को समाप्त कर दिया।
ये प्रोटो एस्ट्रोलाइड ग्रुप जो भारतीय वाङ्मयों में नाग जाति के रूप में ज़्यादा वर्णित है, ये नाग जाति के लोग भारतीय वाङ्मयों के हिसाब से भी उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भी हम देखते हैं। महाभारत काल में भी इनका वर्णन विशेष रूप से आता है और पुराने वाङ्मय में भी नाग जाति का वर्णन आता है। शेषनाग की सैया पे विष्णु जी नजर आते हैं और इस तरह की बहुत सी रचनाएं हमें देखने को मिलती है। शंकर जी भी नागों को धारण करते हुए नजर आते हैं। इससे साबित होता है कि शंकर जो यक्ष संस्कृति के प्रचारक हैं, उन्होंने नागों को साथ लिया और इसलिए नाग उनके उसमें दिखाए जाते हैं। तो ये दूसरा अंश उन लोगों का है, यानी ईरानी और नाग, यानी असुर और नाग सभ्यता के अंश उसमें पाए गए हैं जो राखी गढ़ी में प्राप्त हुआ। इसलिए राखी गढ़ी की बस्ती में रहने वाले लोग इन दोनों के सिंथेसिस से उपजा हुआ कोई कबीला हो सकता है। ये निष्कर्ष हम भारतीय वाङ्मयों के आधार पे, आज की साइंटिफिक स्टडी के आधार पे और इस पे बना सकते हैं, क्योंकि भारतीय वाङ्मयों को छोड़ देंगे तो हम भारत के इतिहास की सही शोध पे नहीं जा पाएंगे। इसलिए मेरा कहना यह है कि आर्य अनार्य की बात तो अंग्रेज़ों ने की, लेकिन हमें भारतीय वाङ्मयों पर विश्वास करके देव, असुर, नाग और यक्षों की बात करनी चाहिए। और राखी गढ़ी का मानव जो है वो असुर और नाग के सिंथेसिस से उपजा हुआ मानव है।